हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। और आज हम देखेंगे ईओआरओ की जो सीरीज़ हमारी चल रही थी उसमें नेक्स्ट वीडियो। अब तक हमने अध्याय 3 तक कंप्लीट कर लिया था। अध्याय 3 तक मतलब धारा 1 से लेकर धारा 66 तक हमारा कंप्लीट हो चुका था। ना सिर्फ हमने उनको समझा है बल्कि हमने उनको याद भी किया है। आई होप आपको अब तक याद भी हो गए होंगे वो। और हमेशा की तरह मैं आज का स्टार्ट करने से पहले वाली जो धाराएं अब तक हमने पढ़ी है, मतलब कि कल जो हमने वीडियो में पढ़ा था उसको एक बार रिपीट कर लेते हैं। देखिए, मेरा रिपीट करवाने का सिर्फ इतना उद्देश्य है कि आप जब आगे का पढ़ते हैं तो हमेशा यही होता है कि हम पीछे का भूलते हुए जाते हैं। तो अगर हम आज पढ़ेंगे उससे पहले हम कल का रिवाइज कर लेंगे तो कल की चीज़ें हमें वापस से रिपीट हो जाएगी और हमें वो याद भी रहेगी। ठीक है, तो हम पहले कल वाला रिपीट कर लेते हैं। और एक चीज़ और है कि अगर आपको ये वीडियोस पसंद आते हैं तो प्लीज़ आप इनको लाइक कीजिए, और अगर आपको अच्छे लगे तो कमेंट भी कीजिए, क्योंकि आपका एक कमेंट जो है वो मेरे एफर्ट को बढ़ा देता है। कि अगर आप अच्छे कमेंट करते हैं और आपको ये वीडियोस अच्छी लगती है तो मैं इस पर और ज़्यादा एफर्ट डालूंगी। तो अगर आपको ये वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें इनको, और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मैं इस पर और अच्छी अच्छी चीज़ें लेकर आ सकूँ। तो चलिए हम बिना देरी किए पहले कल वाला देख लेते हैं, फिर आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। हमने जो कल पढ़ा था उसके अंदर हमने पढ़ा था धारा 51 से लेकर 66 तक। तो मैं कंप्लीट पढ़ाने से अच्छा है कि उसके जो की पॉइंट जो मैंने आपको लास्ट में लिखवाए थे उनको रिपीट करवा देती हूँ। देखिए, हमने जो पढ़ाया था उसमें था 51 में हमने देखा था कि हम सबसे पहले क्या करेंगे, बैठ के करेंगे, क्योंकि अध्याय जो हमारा 4 था उसका नाम ही क्या था कि कार्य संचालन और वार्ड समितियाँ। अब हमें जब कार्य संचालन करना है तो सबसे पहले तो हमें बैठ के ही करनी पड़ेगी। कार्य संचालन के लिए बैठ के करके उसके प्रारूप तो बनाना ही पड़ेगा ना। तो हमने सबसे पहले बैठकी की। बैठकों के अंदर बैठ के करने के लिए सदस्यों को कुछ अधिकार भी दिए थे हमने। सदस्यों को अधिकार दिए लेकिन उनको अधिकार का उपयोग नहीं करने दिया अध्यक्ष उपाध्यक्ष ने। तो उन्होंने क्या किया, उनके विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित कर दिया। फिर हमने 54 और 55 में पढ़ा था कि 54 में तो है वार्ड समितियाँ और 55 में है समितियाँ। यानी कि जो भी ये कार्य करेंगे, कार्य जो बैठ के कर रहे हैं, जो भी अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के अध्यक्ष उपाध्यक्ष बैठकों का संचालन कर रहे हैं, तो वो किसके माध्यम से करते हैं, कार्य समितियों के माध्यम से करते हैं। तो हमने 54 के अंदर अनुसार तो क्या बनाई, वार्ड समिति, और 55 में हमने कुछ अन्य समितियां बनाई, जिसमें मैंने 2 प्रकार की बताई थी आपको। एक तो कार्यपालक समिति और दूसरी अन्य समितियां। ठीक है, फिर मैंने आपको बताया था कि जब उनके अंदर सदस्य तो होते ही है, जो नगरपालिका के सदस्य होंगे वो उनके सदस्य होते हैं। लेकिन मान लीजिए कि कोई विशेषज्ञ है, उनसे विशेष जानकारी रखता है उनसे संबंधित, तो कुछ विशेषज्ञों को भी नियुक्त करेंगे हम, और विशेषज्ञ नियुक्त कर लेंगे तो फिर समिति के अध्यक्ष बनाएंगे, समिति का अध्यक्ष बनाएंगे। फिर वो अध्यक्ष क्या करेगा, समिति की बैठकें करेगा। जब वो समिति की बैठकें करता है तो वो किसके अनुसार कार्य करेगा, समिति जो होती है नगरपालिका के अधीन होती है। यानी कि समिति की जो भी बैठकें करेगा, जो भी कार्य करेगा, वो किसके अधीन होकर करेगा, नगरपालिका के अधीन होकर करेगा। फिर मैंने बताया था कि वार्ड समितियाँ जो है उनका हमने बैठकें कर ली, अध्यक्ष बना दिया, लेकिन वो क्या करेगी, सामान्य, पहले तो वो क्या करेगी, सामान्य कार्य करेगी। फिर वो ऐसे कार्य करेगी जो उनको प्रत्यायोजित किए जाते हैं। नगरपालिका जो उन्हें प्रत्यायोजित करेगी वो कार्य भी समिति को करने होंगे। ठीक है, फिर उसके बाद में बताया था कि मान लीजिए कोई सदस्य है, उसको मान लीजिए निलंबित कर दिया जाता है, उसको पद से हटा दिया जाता है। तो पद पर रहते हुए उसने अगर कोई कार्य किया है तो वो कार्य उससे उसके हटाने से दूषित नहीं होंगे। ठीक है, फिर मैंने बताया कि वो कार्य कर रहे हैं तो कार्य करने के लिए पैसा तो लगेगा, खर्चे तो होंगे, तो वो खर्चे किससे होंगे, नगरपालिका की निधि से होंगे। ठीक है, अब जब नगरपालिका की निधि से उनको खर्चा पूरा हो रहा है तो वो किसी भी संविदा यानी कि कॉन्ट्रैक्ट के अंदर अपना हिस्सा नहीं रख सकते हैं। और अगर वो कॉन्ट्रैक्ट में अपना हिस्सा रखते हैं, ठीक है, तो फिर उस पर क्या होगा, दंड होगा। और 66 में मैंने आपको याद करवाया था कि लोक सेवक की परिभाषा है, यानी कि जो इसके सदस्य होते हैं नगरपालिका के और समितियों के, वो सब क्या कहलाते हैं, लोक सेवक कहलाते हैं। तो मैंने याद करवाया था, जैसे इसमें 2 बार के आ रहा है तो 6 से आप याद रख सकते हैं। ठीक है ना। तो अब चलिए हम नेक्स्ट हमारी जो आज की क्लास है वो स्टार्ट करते हैं। आज जो हम स्टार्ट करेंगे वो है धारा 67 से। ठीक है, देखिए पहले अध्याय 4 है। सबसे पहले अध्याय 1 याद कीजिए, मैंने आपको सामान्य परिचय पढ़ाया था। 2 के अंदर हमने क्या कर लिया था, नगरपालिका का गठन कर लिया था। अब नगरपालिका का गठन हो गया तो फिर वो क्या करने लगी, कार्य करने लगी। अब वो जब कार्य करेगी तो कुछ संपत्तियाँ है तो इकट्ठी करेगी सही, नगरपालिका है तो नगरपालिका की कोई ना कोई संपत्तियाँ तो होगी सही, इकट्ठी करेगी। तो कार्य करने के बाद उसने क्या किया, संपत्तियों का एकत्रितकरण किया। ठीक है ना, तो संपत्तियाँ इकट्ठी की। अब देखिए इसमें पहला ही है वो है 67, धारा 67। अब इसको कैसे याद रखें, तो देखिए नाम ही अध्याय का क्या है, संपत्तियाँ, नगरपालिका की संपत्तियाँ।
तो सबसे पहले क्या होगा कि नगरपालिका को क्या है, संपत्ति अर्जित करने की और धारण करने की शक्ति है। यानी कि नगरपालिका संपत्तियों को क्या कर सकती है, अर्जित कर सकती है और धारण कर सकती है। ये उसकी क्या है, शक्ति है। यहाँ पर वो अर्जित नहीं कर रही है, यहाँ पर सिर्फ उसको शक्ति दी गई है कि उसको शक्ति है कि वो संपत्ति अर्जित कर सकती है और धारण कर सकती है। ठीक है, पहला जो धारा है वो आपको इसके अध्याय से याद हो जाएगी। ठीक है, संपत्ति है तो संपत्ति अर्जित करने और धारण करने की शक्ति होगी। अब कौन सी संपत्ति, कि देखिए नगरपालिका की सीमा के अंदर जितनी भी संपत्तियाँ है वो तो उसकी है ही है। ठीक है, लेकिन उसके बाहर की जो संपत्तियाँ है वो दान के द्वारा, मान लीजिए कोई नगरपालिका को दान करता है या फिर नगरपालिका किसी से खरीद लेती है, तो ऐसी कोई संपत्तियाँ जो वो कोई उसे दान करे या फिर वो किसी से क्रय करे, जिसमें वो चल और अचल सभी प्रकार की संपत्ति आ सकती है, उन संपत्तियों को अर्जन करने की शक्ति किसकी है, नगरपालिका की है। ठीक है, फिर उसके बाद में नेक्स्ट हमने किया कि नगरपालिका ने शक्ति तो अर्जित करने की शक्ति तो उसको मिल गई, लेकिन फिर जो संपत्ति वो अर्जित करेगी वो किस में निहित होगी, तो नगरपालिका में निहित होगी। देखिए मैं इससे एक और रिलेट कर देती हूँ। हमने 8 में पढ़ा था, 8 में ठाट है, यानी कि नगरपालिका का शासन नगरपालिका में निहित होगा। याद आया आपको कुछ? 8 में मैंने याद करवाया था, नगरपालिका का शासन नगरपालिका में निहित होगा, यानी कि नगरपालिका के अध्यक्षों में निहित होगा। तो इसमें भी क्या लिखा हुआ है, नगरपालिका का निहित होना है, संपत्ति का निहित होना किसमें, नगरपालिका में। उसमें नगरपालिका का शासन नगरपालिका में निहित था, इसमें नगरपालिका की संपत्ति का नगरपालिका में निहित होना। ठीक है, रिलेट हो गया आपका। ठीक है, इससे भी रिलेट कर सकते हैं और आप 8 से भी रिलेट कर सकते हैं। तो इसमें 2 चीज़ें हैं। सबसे पहले तो नगरपालिका की संपत्तियाँ, उपधारा 1 में क्या, देखिए उपधारा याद रहे तो ठीक रहे, नहीं तो आप वैसे भी याद रख सकते हैं कि नगरपालिका की संपत्ति आ ही जाएगी इसमें, वो किसमें निहित होगी, नगरपालिका में। लेकिन कुछ उपधारा 1 के अंदर जो संपत्तियां है नगरपालिका की, उसको सरकार क्या कर सकती है, राजपत्र में अधिसूचना जारी करके वापस भी ले सकती है। ठीक है, संपत्तियां जो होती है नगरपालिका को, उसको सरकार अधिसूचना जारी करके वापस ले सकती है। क्यों लेगी वापस, क्योंकि मान लीजिए नगरपालिका ने उन संपत्तियों का कुप्रबंध किया हो या उनका ध्यान नहीं दिया, कुप्रबंध किया हो, या फिर मान लीजिए कि वो लोकहित से उपेक्षित हो, तो सरकार क्या कर सकती है, अधिसूचना जारी करके उसको वापस ले सकती है। ठीक है, फिर हम नेक्स्ट देखते हैं धारा 68। अब देखिए संपत्ति अर्जित करने की शक्ति हो गई, फिर जो संपत्ति है वो निहित हो गई नगरपालिका में। उसके बाद निहित इसी का एक उपखंड है 68 के। ठीक है, 68 में तो निहित होना तो हो ही गया, 68 में ही है, लेकिन उसका क्या करेगी, व्ययन भी कर सकते हैं। व्ययन का मतलब होता है कि डिस्पोजल, मतलब कि वो संपत्ति को अर्जित करने के साथ साथ डिस्पोजल भी कर सकती है। देखिए वहाँ पर मैं ये जो शब्द है ये इसलिए लेकर आई हूँ क्योंकि वहाँ पर तो साधारण भाषा में नहीं आएंगे ना क्वेश्चन, वहाँ पर तो सीधे ये आएगा कि जो नगरपालिका की भूमिका व्ययन कौन से धारा में है, तो वहाँ पर व्ययन से आप कंफ्यूज नहीं हो जाए, इसलिए मैं उसका साधारण शब्द लेकर आई हूँ डिस्पोजल। आपको इंग्लिश वर्ड देखना है, वहाँ पर डिस्पोजल होगा, तो आप ये याद रखिएगा कि जो भूमि का डिस्पोजल है वो किस में है, 68 के अंदर, यानी कि नगरपालिका की जो भूमि उसमें निहित है वो उसका क्या कर सकती है, डिस्पोजल भी कर सकती है। अब देखिए उसमें इसमें भी कुछ विशेष बातें हैं कि नगरपालिका के गठन के 1 वर्ष के भीतर समस्त भूमि, देखिए कुछ नजूल भूमि उसको कहते हैं, जो आवासीय भूमि होती है ना उसको कहते हैं नजूल भूमि। तो जो नजूल भूमि है, आवासीय भूमि है, उसको छोड़कर नगरपालिका को सौंपी जाएगी। यानी कि जैसे ही नगरपालिका का गठन होता है उसके 1 वर्ष के भीतर समस्त भूमि जो होती है उसके अधिकार क्षेत्र में आने वाली वो सब नगरपालिका को सौंप दी जाती है, सिर्फ आवासीय भूमि को छोड़कर। फिर दूसरी चीज़ इसमें है कि राज्य सरकार जो है राजपत्र में अधिसूचना जारी करके नगरपालिका की किसी भी भूमि को विकास प्राधिकरण को या यूआईटी को विकास कार्य हेतु सौंप सकती है। हमने ये चीज़ पहले भी पढ़ी थी, आपको याद आया हो तो, जहाँ पर हमने कहा था ना 5 के अंदर हमने दर्जा और स्थापना की थी, तो दर्जा दिया था ना कि वो विकास प्राधिकरण का दर्जा दे सकती है और विकास के लिए किसी को सौंप सकती है। तो सेम चीज़ यहाँ पर है कि वो राज्य जो सरकार है वो राजपत्र में अधिसूचना जारी करके नगरपालिका की किसी भूमि को विकास के लिए विकास प्राधिकरण को या यूआईटी को सौंप सकती है। ठीक है, तो ये चीज़ अंदर का मैटर मैंने समझा दिया है, आपको ऊपर का इंपॉर्टेंट याद रखना है। ठीक है, 69 में हम देखते हैं कि जो नगरपालिका संपत्ति है वो अर्जन के प्रकार। देखिए 69 हमने सबसे पहले क्या पढ़ा, 67 में मैंने आपको बताया
की संपत्ति अर्जित करने की शक्ति है। यहाँ पर सिर्फ शक्ति दी गई, उसको शक्ति है। फिर वो शक्ति है तो संपत्ति किस में निहित होगी? नगरपालिका में निहित होगी। इसका एक भाग है कि उसमें नगरपालिका में निहित है तो वो उसका चाहे जैसे उपयोग कर सकती है, चाहे जैसे उसको डिस्पोजल कर सकती है। अब जैसे चाहे जैसे उपयोग कर सकती है तो संपत्ति अर्जित किस प्रकार से करेगी? वो जब संपत्ति अर्जित करेगी तभी तो उसका डिस्पोजल कर पाएगी। तो संपत्ति अर्जन के प्रकार किस में है? 69 के अंदर। तो नगरपालिका संपत्ति अर्जन के प्रकार किस प्रकार से संपत्ति का अर्जन कर सकती है? तो करार के द्वारा। कैसे? करार के द्वारा कर सकती है, विनिमय के द्वारा कर सकती है यानी कि एक्सचेंज के द्वारा कर सकती है, लीज पर यानी कि पट्टे के द्वारा कर सकती है, अनुदान के द्वारा कर सकती है। तो किसी से एग्रीमेंट करके या फिर एक्सचेंज करके या फिर लीज पर देकर या फिर अनुदान के माध्यम से वो संपत्ति अर्जित कर सकती है। ठीक है। तो और इसके साथ एक चीज़ और याद रखना है कि मान लीजिए कोई धार्मिक संपत्ति है तो उसका अर्जन तो नहीं कर सकती लेकिन उसके ट्रस्टी के रूप में वो कार्य कर सकती है। ठीक है। तो 69 में क्या आ जाएगा कि संपत्ति किस प्रकार से अर्जित कर सकती है, उसके प्रकार किस में है? 69 में। ये क्वेश्चन आ सकता है आपके, इसको इम्पोर्टेंट लगा लीजिए कि जो नगरपालिका की संपत्ति अर्जन के प्रकार कौन से धारा में? तो 69 में। ठीक है। फिर हम नेक्स्ट देखते हैं 69 के। ये 69 के, इसकी 69 की उपधारा है। इसमें क्या लिखा हुआ है कि कतिपय भूमियों में अधिकारी का भूमि अभ्यर्पण और नगरपालिका को तथा नगरपालिका द्वारा उसे पूर्ण स्वामित्व पट्टा जारी किया जाना। देखिए बहुत बड़ी लाइन है, मैंने एज इट इज़ यहाँ इसलिए लिखी है क्योंकि हो सकता है क्वेश्चन में एज इट इज़ दे दे, लेकिन इसको सिंपल भाषा में मैं आपको समझा दूँ कि मान लीजिए कोई गैर कृषि भूमि है। ठीक है। कोई गैर कृषि भूमि है तो उस पर पट्टा देना या फिर पूर्ण स्वामित्व पट्टा, या तो सिर्फ पट्टा या फिर पूर्ण स्वामित्व पट्टा जारी करना, ये किसका कार्य है? नगरपालिका का। कि जैसे कोई भूमि है, भूमि का जो अधिकारी है वो क्या करता है? अपनी भूमि किसको अभ्यर्पण करता है? किसको करेगा? नगरपालिका को, मतलब नगरपालिका को सौंपता है। ठीक है। कैसे? एक फीस लेता है। आपने कभी अगर पट्टा वगैरह बनवाया है तो आपको पता होगा कि पट्टा बनवाने के लिए वो अपनी भूमि का सारा जो डेटा होता है वो नगरपालिका को सौंपता है और एक फ़ीस देता है। उसके बदले में नगरपालिका उससे क्या करती है? उसका पट्टा देती है या उसका पूर्ण स्वामित्व पट्टा जारी करती है। ठीक है ना। तो इसमें यही चीज़ कही हुई कि जो भूमि का अधिकारी होता है वो भूमि अभ्यर्पण करता है किसको? नगरपालिका को, और फिर नगरपालिका क्या करती है? उसको पट्टा या पूर्ण स्वामित्व पट्टा जारी करती है। ठीक है। एक तो सिंपल पट्टा होता है, एक पूर्ण स्वामित्व पट्टा होता है। तो ये किस में कहा गया? 69 के में। ये तो देखो 69 में तो था भूमि अर्जन के प्रकार, यानी कि किस प्रकार से भूमि अर्जित कर सकती है और किस प्रकार किसी को भूमि का पट्टा दे सकता है, वो 69 के अंदर है। ये इंपॉर्टेंट, ये भी याद रखिएगा। 70 के अंदर है कि भूमि का अनिवार्य अर्जन, यानी कि जो नगरपालिका है वो किस प्रकार से भूमि का अनिवार्य अर्जन कर सकती है। देखिए अर्जन के प्रकार 69 में, और अनिवार्य अर्जन का मतलब है कि मान लीजिए कोई भूमि है उसको अनिवार्य रूप से नगरपालिका को अर्जित करना है। अब ऐसी कौन सी भूमि होगी जो नगरपालिका के लिए अर्जित करना अनिवार्य? सोचिए। देखिए मान लीजिए कोई रेल लाइन बिछ रही है, उसके आसपास की कोई भूमि है, वो किसी की भी हो सकती है, लेकिन वो उसको अनिवार्य अर्जित करना उसका कार्य है, क्योंकि वो अब उसको चाहे मतलब जो मुआवजा सरकार तय करती है वो मुआवजा देकर उसको भूमि क्या करनी पड़ती है? अर्जित करनी पड़ती है, क्योंकि वो रेलवे के अंदर या किसी कार्य के अंदर। मान लीजिए सड़क बनानी है तो वो भूमि भी उसको अर्जन करना हो जाता है, और फिर जिनकी वो भूमि होती है वो उनको देना भी पड़ता है सरकार को। ये भी एक नियम है। ठीक है। तो ये अनिवार्य अर्जन है, यानी कि भूमि का अनिवार्य अर्जन करना ही है। ये अर्जित भूमि किसकी होगी? जो अर्जन करेंगे वो भूमि किसकी होगी? तो नगरपालिका की होगी। अब देखिए कैसे अर्जित करती है, तो नगरपालिका क्या करती है? अनुरोध करती है सरकार से। ठीक है। नगरपालिका अनुरोध किससे करती है? सरकार से। फिर सरकार उसका मुआवजा तय करती है। मुआवजा तय कौन करेगी? सरकार करेगी। और मुआवजा लेगी कौन? तो नगरपालिका लेगी। देना जो मतलब जिसकी भूमि लेगी उसको मुआवजा कौन देगी? नगरपालिका देगी अपनी निधि से, नगरपालिका की निधि से मुआवजा देगी। लेकिन मुआवजा तो ये याद रखिएगा, मुआवजा तय कौन करता है? सरकार तय करती है। ठीक है। और भूमि किसकी हो जाती है? फिर नगरपालिका का, और मुआवजा भी किसको देना होता है? नगरपालिका को। ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम 71 में क्या है। देखिए एक बार इनको समझ लीजिए, याद मैं आपको करवा दूंगी, क्योंकि आप इनको एक बार अच्छे से समझ लीजिए, फिर इनकी जो की स्टार्टिंग के जो की पॉइंट है वो याद रखिएगा, उसके अंदर का मैटर आपको सिर्फ समझना है। ठीक है। और ये की पॉइंट मैं आपको अभी लास्ट में याद करवा दूंगी। भूमि का अनिवार्य अर्जन हो गया। फिर है 71 में कतिपय भूमि का आवंटन और नियमन, यानी कि भूमियों का आवंटन और उनका नियमन किस में है? 76 में। यानी कि जो नगरपालिका की जो भूमि होती है वो आवंटित करती है। आवंटित करने का मतलब समझ गए
कि मतलब पट्टा देती है ना, भूमि का पट्टा देती है, तो वो मतलब हो गया इसका, यानी कि वो भूमि को क्या करती है, पट्टों का आवंटन करती है और उसका नियमन करती है। अब किस धारा के अधीन होकर करती है, तो एक धारा आती है भू राजस्व एक्ट धारा 19A, भू राजस्व की धारा 19A के साथ में बी भी याद रखिएगा, ए और बी। तो धारा 90A और बी के तहत एक फिक्स फीस होती है, जब हम पट्टा बनवाते हैं तो एक फिक्स फीस होती है ना, कि नगर पालिका कहती है फीस दे दीजिए और आपका पट्टा बन जाएगा। तो एक निश्चित फीस अदा करने के बाद नगर पालिका द्वारा भूमि का आवंटन और नियमन किया जाता है। अपवाद में याद रखना है कि जो सार्वजनिक स्थल होते हैं, ये नहीं कि भूमि का आवंटन कर रही है नगर पालिका तो मतलब कोई सड़क का ही आवंटन कर देगी, या फिर मान लीजिए कोई सार्वजनिक उद्यान है उसका ही आवंटन कर देगी, कोई सार्वजनिक चीज़ का वो आवंटन नहीं कर सकती है, ठीक है ना। ये अपवाद में, वैसे भी ये सब जानते हैं कि सार्वजनिक स्थल का आवंटन नहीं होता है, ठीक है। फिर 72 में हमें याद रखना है कि नगर पालिका की संक्रमण, देखिए ये थोड़ी सी भाषा जो है क्लिष्ट है, क्योंकि ये नगर पालिका के अधिनियम की भाषा है, लेकिन मैं फिर भी आपको इजी वे में समझाने की कोशिश कर रही हूँ। जब वहाँ पर ये शब्द आएंगे तो आपको याद आ जाएगा कि इसका मतलब क्या था, ठीक है। इसलिए मैंने सीधे शब्द लिए हैं और फिर उनकी जो मतलब है वो यहाँ लिख दिया है। तो देखिए नगरपालिका के संक्रमण कर्म से याद रखिएगा, कर्मों मतलब कि कार्यों के लिए सरकार द्वारा नियुक्त व्यक्ति या अधिकारी द्वारा संविदा और कार्यों के लिए संदाय, कि जो नगरपालिका के जो कार्य है, इसको इजी वे में समझिए कि नगरपालिका के जो कार्य है उसके लिए सरकार एक व्यक्ति को क्या करती है, नियुक्त करती है, एक व्यक्ति अधिकारी को नियुक्त करती है, मतलब कि उससे कॉन्ट्रैक्ट करती है, नियुक्त व्यक्ति द्वारा कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि उससे क्या करती है, कॉन्ट्रैक्ट करती है, संविदा करती है, और उसको जो जिस कार्य के लिए कॉन्ट्रैक्ट करती है उस कार्य के लिए संदाई करती है। संदाई मतलब कि फीस की, जो भी उसका फीस होती है उसकी अदायगी करती है। यानी कि नगरपालिका का कोई भी कार्य है तो उसके लिए सरकार एक व्यक्ति को नियुक्त करती है, उसे कॉन्ट्रैक्ट देती है और फिर उस कार्य के लिए फीस की अदायगी करती है। देखा ना आपने कि नगरपालिका के कार्य होते हैं तो वो ठेके पर देती है, ठीक है ना, कॉन्ट्रैक्ट करती है, फिर उसको जितनी फीस होती है उसकी फीस दे देती है। तो ये बिल्कुल सिंपल चीज़ है, इसमें थोड़ी सी क्लिष्ट भाषा लिखी हुई है तो मैंने आपको समझा दिया है। अब एक बार 72 तक हम देख लेते हैं, ठीक है। हमने क्या पढ़ा, सबसे पहले हमने देख लिया कि नगरपालिका को संपत्ति अर्जित करने की शक्ति है, ठीक है सर, उसको संपत्ति अर्जित करने की शक्ति है। अब जब संपत्ति अर्जित करने की शक्ति है तो वो संपत्ति होगी किसमें, नहीं, नगरपालिका में ही नहीं तो होगी, ठीक है। अब इसकी उप धारा है कि मतलब 68 क्या है इसकी, कि इसका जब वो उसमें निहित है तो उसका डिस्पोजल भी वही कर सकती है, जब वो संपत्ति उसी में निहित है तो उसका डिस्पोजल करने की भी उसको शक्ति है, ठीक है ना। उसके बाद में मैंने देखा कि संपत्ति उसमें निहित है, तो निहित होने के लिए संपत्ति होने भी तो चाहिए, तो संपत्ति के लिए अर्जन के प्रकार किसमें है, 69 में। 69 में जब हमने संपत्ति अर्जित कर ली तो 69 के में कहा कि संपत्ति अर्जित ही नहीं करना है, संपत्ति अर्जन के साथ साथ उसके जो पट्टे भी देने हैं। बस तुम संपत्ति अर्जित करके अपने पास तो नहीं रख सकते, तो उसके बदले में एक फीस लेकर तुम्हें उस लोगों को उसके पट्टे देने हैं, तो उनको पट्टे जारी करना या फिर उनका पूर्ण स्वामित्व जारी करना किसमें, 68 के अंदर। तो अर्जन के प्रकार और फिर पट्टे देना, ठीक है ना। फिर 70 में मैंने बताया कि जब पट्टे दे दिए, लेकिन कुछ ऐसी भूमियाँ भी होती है जिनका अनिवार्य अर्जन करना होता है, किसको, नगरपालिका को करना होता है, और मुआवजा भी कौन देती है, नगरपालिका ही देती है। फिर उसके बाद में आया कि अर्जन हमने कर लिया, भूमियों का अर्जन कर लिया हमने, उसके बाद में क्या होगा कि भूमियों का आवंटन करेंगे, यानी कि पट्टे जारी करेंगे और फिर उसका नियमन करेंगे। धारा पूछ सकते हैं कि कौन सी धारा के तहत भूमियों का आवंटन होता है, तो धारा 90A के तहत होता है। फिर हमने भूमियों का आवंटन कर दिया, ठीक है, लेकिन मान लीजिए नगरपालिका के कोई कार्य है, कोई कार्य उसको करवाना है, तो वो कार्य किस प्रकार करेगी, तो नगरपालिका क्या करेगी, उसके लिए कॉन्ट्रैक्ट निकालेगी और वो कॉन्ट्रैक्ट जो व्यक्ति होता है उसको उस कार्य के लिए जितनी फीस उसकी होगी वो अदा करेगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम। 73 जो है उसमें हमारा है कि संपत्ति के अंतरण और संविदाओं के संबंध में उपबंध, यानी कि संपत्ति का अंतरण किसको कहते हैं, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को देना, मतलब होता है ना कि दो व्यक्तियों के बीच में संपत्ति का आदान प्रदान, ठीक है ना। तो अंतरण का मतलब होता है संपत्ति का आदान प्रदान करना। संविदाओं का मतलब मैंने बता ही दिया, कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि किसी व्यक्ति से कॉन्ट्रैक्ट करना। इनके संबंध में अंतरण और कॉन्ट्रैक्ट के संबंध में जो उपबंध है वो किसमें है, 73 में। इससे पहले हमने क्या पढ़ाया था, 72 याद कीजिए। 72 में मैंने आपको क्या बताया था कि जो संपत्ति है वो एक व्यक्ति से कॉन्ट्रैक्ट करती है और उसकी जो फीस बनती है वो उसको देती है।
तो जब हमने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया और उसकी फ़ीस उसको दे दी, तो अब हम कैसे उसका अंतरण करेंगे, कैसे संपत्ति का आदान प्रदान करेंगे। तो इसकी 3 उपधाराएँ ये है, आपको एज इट इज़ याद रहे, ठीक है, लेकिन इसके अंदर याद रखिएगा ताकि इनमें से अगर कुछ भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है आपको इतना तो पता रहेगा कि 73 की है, ठीक है ना। तो संपत्ति के अंतरण के अंदर उपधारा 1 में लिखा है कि संपत्ति का अंतरण, अंतरण का मतलब देख लीजिए, उसको लीज पर देना, पट्टे पर देना, उसको विक्रय करना, उसका नियमन करना, उसका आवंटन करना या फिर उसका अंतरण या हस्तांतरण करना। उक्त अधिनियमानुसार हो तो नगरपालिका बाध्य होगी। ये क्या कहना चाह रहा है कि नगरपालिका के एक्ट के अनुरूप ये सभी कार्य जो है, संपत्ति का जो अंतरण है, ये सभी जो अंतरण है वो अगर एक्ट के अधिनियम के अनुसार हुआ तो नगरपालिका ये सब करने के लिए क्या होगी, बाध्य होगी। यानी कि ये सब अगर नियम के अनुसार है तो संपत्ति को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए, फिर वो सही सारे कार्य करने के लिए क्या होगी, बाध्य होगी। लेकिन इसमें एक चीज़ और याद रखनी है कि मान लीजिए कभी देखा आपने नगरपालिका की तरफ से कोई भी चीज़ होती है तो उसमें 20% जो होता है वो आर्थिक रूप से जो कमज़ोर वर्ग होता है उसके लिए संरक्षित होते हैं। जो भी उसकी योजनाएं होती है उसमें 20% चीज़ें किसके लिए होती है, आरक्षित कमज़ोर वर्ग के लिए आरक्षित दी, ये बाध्यकारी है, ठीक है ना। आवासन योजना जो लागू करती है ना नगरपालिका, उसके अंदर फिर उपधारा 2 में क्या याद रखना है कि मान लीजिए ये अंतरण हमने कहा कि अगर अधिनियम के अनुसार हुआ तो ठीक है, नगरपालिका बाध्य होगी। लेकिन अगर ये एक्ट के अनुसार नहीं है तो अधिकारी या अध्यक्ष, उससे रिलेटेड जो अधिकारी होगा या अध्यक्ष होगा, वो राजपत्र में अधिसूचना जारी करके उसको निरस्त कर सकता है, ठीक है, उसको निरस्त कर सकता है। और उपधारा 3 में क्या कहा है कि अगर नियम विरुद्ध पट्टा, मान लीजिए उसको तो अधिसूचना जारी करके उसको तो निरस्त कर देगा वो अंतरण को, तो लेकिन मान लीजिए कि कोई अंतरण प्राप्त ही हो गया, किसी व्यक्ति को पट्टा प्राप्त ही हो गया, तो फिर क्या करेगी सरकार जो है, वो राजस्थान लोक परिसर एक्ट 1964 के तहत उसको उस भूमि से जिसका उसको पट्टा प्राप्त हो उससे बेदखल कर देगी। मान लीजिए वो व्यक्ति गलत सूचना दे देता है और गलत सूचना देकर पट्टा प्राप्त कर लेता है तो उसको एक्ट 1964 के तहत उसको बेदखल कर देगी। तो पहले में तो अंतरण किया, अंतरण कर दिया, अगर वो नियमानुसार हुआ तो अंतरण ठीक है, बाध्य होगी। अगर वो नियमानुसार नहीं है तो उस अंतरण को निरस्त कर देगी। और अंतरण हो ही गया, मतलब कंप्लीट हो गया, अंतरण कर ही दिया किसी को पट्टा जारी, तो फिर वो लोक परिसर एक्ट 1964 के तहत उसको बेदखल कर देगी, ठीक है। ये था 63। फिर हम देखते हैं, देखिए 63 और 63 के, इसके अंदर 73 के में क्या है कि अंतरण का पूर्ण स्वामित्व या पट्टाधिकृति आधार पर होना, कि अंतरण का पूर्ण स्वामित्व। देखिए एक तो पट्टा होता है जो सामान्य होता है, एक होता है उसको पूर्ण पट्टा देना, पूर्ण स्वामित्व देना। तो ये किसके अंदर है, 73 के में, उसमें हम अंतरण कर रहे थे, पट्टे वगैरह दे रहे थे, इसमें हम क्या करते हैं, पूर्ण स्वामित्व दे देते हैं उसको। तो धारा 71 याद आया आपको। 71 में हमने क्या देखा था, 71 में हमने देखा था कि भूमियों का जो आवंटन और नियमन है वो कौन करेगी, नगरपालिका करेगी, एक्ट के अनुसार करेगी। और फिर हमने क्या देखा था, 73 में अभी हमने ऊपर ही देखा है कि संपत्ति का अंतरण और संविदाओं के संबंध में उपबंध। तो 71 और 73 के आधार पर जो आवंटन और अंतरण होगा, 71 में आवंटन और 73 में क्या है, अंतरण, तो उसकी फीस भुगतान, यानी कि निश्चित फीस का भुगतान, यानी कि कोई भी पट्टा आवंटन करना है या किसी पट्टे का अंतरण करना है, किसी भूमि का अंतरण करना है, तो उसकी एक निश्चित फीस का भुगतान करना होगा। उसी के आधार पर उसको क्या दिया जाएगा, पूर्ण स्वामित्व दिया जाएगा, ठीक है। फिर इसकी एक उपधारा और है 73 खे 73 खे में क्या लिखा हुआ है कि आवंटन का प्रतिसहन, इसका मतलब होता है रद्द करना, इसका मतलब क्या होता है, रद्द करना, ठीक है। और पट्टा विलेय का रद्दीकरण, कि कोई मतलब मान लीजिए कि उसको पट्टा दे दिया, पूर्ण स्वामित्व दे दिया, लेकिन अगर उसने कोई गलत जानकारी दी है, कोई मिथ्या जानकारी दी है, या फिर वो पट्टा फर्जी है, तो उसको पट्टे को क्या कर देंगे, वो रद्द घोषित कर देंगे, ठीक है। ये किसमें लिखा है, 73 खे में। देखिए अगर आपने ध्यान से देखा है तो ये दोनों चीज़ें 73 में लिखी हुई है, लेकिन इसके अलग से धाराएं बना दी है, 73 के और 73 खे। 73 में सेम चीज़ लिखी हुई है कि अंतरण का पूर्ण स्वामित्व और पट्टाधृति आधार पर होना, यानी कि फीस भुगतान करने पर आप उसको पट्टा जारी कर देंगे, लेकिन अगर वो गलत तरीके से पट्टा लेता है तो उसको रद्द कर दिया जाएगा। ये मैंने आपको बताया था
उपधारा 2 और 3 के अंदर। तो ये सिर्फ इसकी अलग से धारा निकाल दी, बाकी ये 73 की बात है। तो आपको बस याद रखना है, 73 याद रख लीजिएगा। इसके दोनों जो उपधाराएं हैं वो आपको अपने आप याद हो जाएगी, ठीक है। फिर 74 में हम देखते हैं कि नगरपालिका स्थावर यानी कि अचल संपत्ति की तालिका और मानचित्र तैयार करेगी। कि नगरपालिका की जो भी अचल संपत्तियां हैं उसका क्या करेगी, तालिका बनाएगी और मानचित्र तैयार करेगी, ठीक है। और ये कब करेगी, तो नगरपालिका उसके गठन होने के 1 वर्ष के भीतर ये तालिका और मानचित्र तैयार करके निर्देशक और जो स्थानीय निकाय के कार्यालय में जमा करवाएगी, ठीक है। और मान लीजिए कि वो संपत्ति में कोई परिवर्तन हो जाता है, क्योंकि नगरपालिका की संपत्ति तो क्या चलायमान होती है, कभी कौन सी हट जाती है, कभी कौन सी जुड़ जाती है। तो उसमें अगर कोई परिवर्तन होता है तो जो उसका सीएमओ होता है, मैंने कहा था ना शब्द बार बार आएगा कि मुख्य नगरपालिका अधिकारी जो होता है वो उसकी वार्षिक रिपोर्ट तैयार करता है। जो उसके परिवर्तन की वार्षिक रिपोर्ट होती है वो तैयार करके निदेशक और स्थानीय निकाय को भेजता है। ये किसमें 74 के अंदर है। तो संपत्ति की तालिका और मानचित्र 74 में और 75 में उसके अभिलेख आ जाएंगे, यानी कि जो भी नगरपालिका की भूमि है और जो संपत्तियां हैं उसके अभिलेखों को तैयार करना। तो समय समय पर नगरपालिका क्या करती है, अपनी भूमियों का, संपत्तियों का अभिलेख तैयार करती है और उसमें संशोधन भी करती है। तो 74 और 75 साथ में याद रखिएगा कि संपत्ति की तालिका और मानचित्र 74 में और 75 के अंदर अभिलेखों का संधारण। 74 में याद रखिए कि चारों तरफ जो 74 यानी कि चारों तरफ जो उसकी संपत्ति फैली हुई है उसकी तालिका बनाएगी और मानचित्र तैयार करेगी। अब जो उसकी तालिका और मानचित्र बन गई तो उससे संबंधित क्या करेगी, अभिलेखों का संधारण करेगी, ठीक है। तो चलिए एक बार इसको शॉर्ट में देख लेते हैं हम सारा कि हमने क्या पढ़ा है। ये मेरे की पॉइंट्स है लास्ट के। तो आप ये ऐसे की पॉइंट्स अपने कॉपी में भी बना के रखिएगा। वैसे तो मैं नोट्स टेलीग्राम पे डाल देती हूँ, लेकिन फिर भी अगर आप खुद से बनाएंगे तो आपको ज़्यादा याद रहेंगे, ठीक है। देखिए हमने 67 में पढ़ा था कि सबसे पहले उसकी संपत्ति अर्जित करने की शक्ति है। 68 में पढ़ा था कि जो संपत्ति अर्जित करेगी वो किस में निहित होगी, नगरपालिका में निहित होगी। अब जब संपत्ति उसी में निहित है तो वो चाहे जैसे उसका डिस्पोजल कर सकती है, ठीक है। अब संपत्ति अर्जित किस प्रकार करेगी, तो प्रकार किस में है, 69 में। अब संपत्ति उसने अर्जित कर ली, उसकी संपत्ति अर्जित कर ली तो वो संपत्ति रख तो नहीं सकती, वो उस पर क्या करेगी, पट्टा या पूर्ण स्वामित्व जारी करेगी, पट्टा जारी करेगी, ठीक है। फिर संपत्ति अर्जित करने की कुछ अनिवार्य संपत्ति भी उसको अर्जित करनी होती है। जो राज्य सरकार नगरपालिका को कहती है वो कुछ अनिवार्य संपत्तियां भी उसको अर्जित करनी होती है और उसका मुआवजा कौन देती है, नगरपालिका देती है, ठीक है। अब जो अर्जन करती है इस भूमियों का उसका आवंटन और नियमन कौन करती है, नगरपालिका करती है। एक्ट के अधिनियमों के उपबंधों के अनुसार करेगी, ठीक है। फिर जब वो उसका आवंटन और नियमन करती है तो एक जो निर्धारित व्यक्ति को उसके जो नगरपालिका के जो कार्य होते हैं उसके लिए एक व्यक्ति को अधिकृत करती है और फिर उसका एक कॉन्ट्रैक्ट तैयार करवाती है। उस कॉन्ट्रैक्ट के अनुसार उसकी फीस की अदायगी भी करती है, ठीक है। उसके बाद में हमने देखा कि संपत्ति अंतरण के उपबंध यानी कि संपत्ति जो अंतरण करती है वो विक्रय करती है या फिर नियमन करती है, आवंटन करती है, हस्तांतरण करती है, जो भी करती है अंतरण, उसके कुछ उपबंध, संविधाओं के कुछ उपबंध है किसमें, 73 के अंदर, ठीक है। फिर 73 के और के इसी से संबंधित है। मैंने बताया था कि वो अंतरण करती है तो अंतरण पर पूर्ण स्वामित्व दे सकती है, लेकिन मान लीजिए वो अंतरण फर्जी हुआ तो उसको रद्द भी कर सकती है। ये इसी के अंदर इंक्लूड हो गए थे। फिर 74 में मैंने बताया था कि चारों तरफ संपत्ति फैली हुई है तो उसकी तालिका बनाओ और उसका मानचित्र तैयार रखो और फिर उसके बाद में उसका अभिलेख यानी कि उसको अभिलेखों का संधारण भी कर लो, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा और अगर आपके वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसको लाइक करना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना। और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब करना। और अगर आपने आज ही आप ये वीडियो देख रहे हैं तो इससे पहले की वीडियो देखना ताकि आपको पहले वो समझ में आए। और इसके बाद हम अध्याय 5 पढ़ेंगे, ठीक है। उसके अंदर हमने एक ही वीडियो के अंदर पूरा अध्याय कंप्लीट कर लेंगे। देखिए अध्याय 4 हमारा कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट वीडियो में हम अध्याय 5 कंप्लीट करेंगे, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।